तो प्यारे बच्चों, आइए सबसे पहले जानते हैं कि अंग्रेज शिक्षा को किस तरह देखते थे, कैसे वे भारतीय समाज में यूरोपीय शिक्षा के चलन को बढ़ावा देना चाहते थे, और हम यह भी देखेंगे कि कैसे ब्रिटिश लोग भारतीयों को अपनी शिक्षा से प्रभावित करना चाहते थे। इसी कड़ी में सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राच्यवाद की परंपरा के बारे में। सन 1783 में विलियम जोन्स नाम के एक सज्जन कलकत्ता आए। उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किए गए सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पद पर तैनात किया गया। कानून में माहिर होने के साथ साथ जोन्स एक भाषाविद भी थे। प्रिय बच्चों, भाषाविद का अर्थ क्या होता है, आइए समझते हैं। भाषाविद एक ऐसा व्यक्ति है जो कई भाषाओं का जानकार और विद्यार्थी होता है, अर्थात उसने कई भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया होता है। विलियम जोन्स भी ऑक्सफोर्ड में ग्रीक और लैटिन का अध्ययन कर चुके थे। वे फ्रेंच और अंग्रेजी भाषा भी जानते थे। इसके अलावा उन्हें अरबी और फारसी का भी अच्छा ज्ञान था। प्यारे बच्चों, विलियम जोन्स को भारतीय इतिहास, दर्शन और कानून का अध्ययन क्यों जरूरी लगा, आइए इस बात को समझते हैं। जोन्स ने पाया कि कलकत्ता में तैनात बहुत सारे अंग्रेज अफसर उनकी जैसी दिलचस्पियां रखते हैं। हेनरी टॉमस, कॉलब्रुक और नेथेलियन हॉलहेड भी भारतीय भाषाएं सीखकर संस्कृत व फारसी रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे। कलकत्ता आने के बाद रोजाना कई घंटों तक संस्कृत विद्वानों के साथ बैठकर संस्कृत की बारीकियां सीखना, उसके व्याकरण का ज्ञान हासिल करना, संस्कृत काव्यों का अध्ययन करना और भारतीय पुस्तकों का अध्ययन करना उनका रुचिकर विषय बन चुका था। इस तरह जोन्स और कॉलब्रुक दोनों ही प्राचीन ग्रंथों को ढूंढने, उनकी व्याख्या करने, उनका अनुवाद करने और अतीत के लुप्त हो चुके वैभव को समझने के लिए कार्यरत हो गए। इन प्रयासों और विचारों से प्रभावित होकर कंपनी ने बहुत सारे अधिकारियों के माध्यम से ये दलील दी कि अंग्रेजों को पश्चिमी ज्ञान की बजाय भारतीय ज्ञान को ही प्रोत्साहन देना चाहिए। प्यारे बच्चों, यहाँ से एक नई अवधारणा का उदय हुआ जिसे प्राच्यवादी कहा जाता है। प्राच्यवादी का क्या अर्थ है? एशिया की भाषा और संस्कृति का गहन ज्ञान रखने वाले लोग, अर्थात ऐसे लोग जो एशिया में रहते हुए वहाँ की भाषा और संस्कृत के ज्ञान को हासिल करने में रुचि रखते थे। विलियम जोन्स 1783 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किए गए सुप्रीम कोर्ट में जज बनकर आए और उन्होंने भारतीय साहित्य, इतिहास, दर्शन और कानून का अध्ययन करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया। इस अध्ययन को करने के लिए उन्होंने निम्नलिखित कारण दिए, जिसमें पहला कारण था वे भारत और पश्चिम दोनों की प्राचीन संस्कृतियों के प्रति गहरा आदर भाव रखते थे। उनका मानना था कि भारतीय सभ्यता प्राचीन काल में अपने वैभव की ऊंचाई पर थी, परंतु बाद में उसका पतन होता चला गया। उनकी राय में भारत को समझने के लिए प्राचीन काल में लिखे गए यहाँ के पवित्र और कानूनी ग्रंथों को खोजना व समझना बहुत जरूरी था। उनका मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों के असली विचारों व कानूनों को इन्हीं रचनाओं के जरिए समझा जा सकता था और इन रचनाओं को पुनः अध्ययन से ही भारत के
भावी विकास का आधार पैदा हो सकता था। उनका यह विश्वास था कि उनके द्वारा शुरू किए गए परियोजनात्मक कार्य से न केवल अंग्रेजों को भारतीय संस्कृति को जानने में मदद मिलेगी, बल्कि इससे भारतीयों को भी अपने अतीत, अपनी विरासत और अपने महान उपलब्धियों को जानने और समझने में मदद मिलेगी। प्रिय बच्चों, आइए अब पढ़ते हैं जेम्स मिल और थॉमस मैकाले के बारे में। जेम्स मिल और थॉमस मैकाले भारत में यूरोपीय शिक्षा को अनिवार्य बताना चाहते थे। इन दोनों के द्वारा भारत में यूरोपीय शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिए जो तर्क दिए गए, उनमें सबसे पहला तर्क था, ये प्राच्यवादी शिक्षा प्रणाली के कटु आलोचक थे और अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली के कट्टर समर्थक थे। जेम्स मिल और मैकाले दोनों ही अंग्रेज अधिकारी थे। उनका कहना था कि पूर्वी समाजों के ज्ञान त्रुटियों से भरा हुआ और अवैज्ञानिक है। उनके अनुसार पूर्वी साहित्य अगंभीर और सही था। इसलिए उन्होंने कहा कि अंग्रेजों को अरबी और संस्कृत भाषा का साहित्य पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए इतना खर्च नहीं करना चाहिए। लॉर्ड मैकाले तो भारत को असभ्य देश मानते थे, जिसे सभ्यता का पाठ पढ़ाया जाना जरूरी था। मैकाले के अनुसार पूर्वी ज्ञान की कोई भी शाखा इंग्लैंड की प्रगति के समकक्ष नहीं थी। हालांकि यह केवल लॉर्ड मैकाले का मानना था। लॉर्ड मैकाले यह भी मानते थे कि अंग्रेजी के ज्ञान से भारतीयों को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ साहित्यिक कृतियों को पढ़ने का भी मौका मिलेगा। प्रिय बच्चों, मैकाले के मिनट्स यानी विवरण के आधार पर 1835 का अंग्रेजों का शिक्षा अधिनियम पारित किया गया। ये फैसला भी लिया गया कि अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाएगा और कलकत्ता मद्रसे और बनारस संस्कृत कॉलेज जैसे प्राच्यवादी संस्थानों को प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा। 1835 में जो अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम लाया गया, उसके मुख्य बिंदु निम्न थे। पहला, अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। दूसरा, स्कूलों के लिए भी अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तकें छापने का निर्णय लिया गया। तीसरा, कलकत्ता के मद्रसे और बनारस हिंदू कॉलेज जैसी प्राच्यवादी संस्थानों को प्रोत्साहन देने की बजाय यूरोपीय शिक्षा से संबंधित शिक्षण संस्थाओं को खोला गया। प्रिय बच्चों, इस अध्याय का अगला उपविषय है व्यवसाय के लिए शिक्षा। 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा। कंपनी के नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड के नाम से जारी किए गए इस संदेश का वुड का नीति पत्र नाम रखा गया। इस दस्तावेज में भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा नीति की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए एक बार फिर दोहराया गया कि प्राच्यवादी ज्ञान के स्थान पर यूरोपीय शिक्षा को अपनाने से कितने व्यवहारिक फायदे होंगे। वुड के नीति पत्र में यह भी तर्क दिया गया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा। प्यारे बच्चों, वुड्स डिस्पैच रिपोर्ट के आधार पर अंग्रेजों ने भारत में यूरोपीय शिक्षा के लिए जो कदम उठाए वो सामने दिए गए हैं। सबसे पहला कदम है सरकारी शिक्षा विभागों का गठन किया गया। दूसरा, 1857 ईस्वी में कलकत्ता, मद्रास और बंबई विश्वविद्यालयों की
स्थापना की गई। तीसरा, शिक्षा संबंधी मामलों पर सरकारी नियंत्रण स्थापित किया गया। और चौथा, स्कूली शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन के प्रयास किए गए। प्यारे बच्चों, विश्वविद्यालय शिक्षा की व्यवस्था विकसित करने के लिए अंग्रेजों ने बहुत कदम उठाए। 1857 में जब मेरठ और दिल्ली में विद्रोह हुआ तो उस समय देश में विभिन्न विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई और एक नई शिक्षा प्रणाली का नया आयाम स्थापित हुआ।